Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. I am Mohammad Ishtiyaq, your biology teacher from Hadaf Group of College. Dear student, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 1 में सेकेंड ईयर का कोर्स चैप्टर नंबर 2 होम्योस्टेसिस। जिस तरह आप सबको पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक ये एबिलिटी होती है कि वो अपने अंदर जितने भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है उसको मेंटेन या रेगुलेट करने की एबिलिटी होती है। इसी तरह यहाँ पे होम्योस्टेसिस में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस तरह है वो एबिलिटी, किस तरह वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब चेंजेस आते हैं तो वो इफेक्ट करते हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट को, लेकिन बॉडी में कुछ सिस्टम इस तरह है जो वो चेंज को दोबारा सेट पॉइंट पे ले आने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह हम होम्योस्टेसिस में ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर देखें होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मींस कंडीशन स्टेट। तो होम्योस्टेसिस क्या है? द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रेगुलेट इंटरनल बॉडी कंडीशंस और एनवायरनमेंट। द एबिलिटी ऑफ लिविंग, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो काबिलियत जिसकी वजह से वो रेगुलेट करती है अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को, सॉल्यूट एंड वाटर कंसंट्रेशन को, वेस्ट मटेरियल को। तो यहाँ पे बॉडी कंडीशंस और एनवायरनमेंट सिमिलर मतलब मीनिंग रखता है। तो यहाँ पे हमारे पास एनवायरनमेंट, आप लोगों को पता है कि एनवायरनमेंट क्या है? हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी है ये हमारा एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट यहाँ पे हम 2 टाइप्स में पढ़ेंगे। एक को कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक को कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की डिफिनीशन कुछ यूं है कि वो एनवायरनमेंट जिसमें एक लिविंग बॉडी रहता हो। द एनवायरनमेंट where living organism situated is known as external environment, जबकि internal environment वो है the environment where a living cell situated, जहां पे living cell मौजूद हो, या सिंपली हम कह सकते हैं कि inside body, inside cell, inside blood जो environment होता है उसको internal environment कहते हैं। अब ये external environment और internal environment ये आपस में क्या है? ये आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। स्पेशली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इफेक्ट इंटरनल एनवायरनमेंट। जिस तरह एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आती है तो वो इंटरनल एनवायरनमेंट को इफेक्ट करती है। तो अगर इंटरनल एनवायरनमेंट इफेक्ट होती है तो हमारे बॉडी में ऐसे मैकेनिज्म है, ऐसे कंट्रोल सिस्टम है जो उस चेंज को दोबारा अपने सेट पॉइंट पे लेके आती है। अगर वो न लेके आए तो उसकी वजह से हमारे सर्वाइवल रेट डिक्रीज हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। के होम्योस्टेसिस हम किस तरह मेंटेन करेंगे, उसका तरीकाकार क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। याद रखें कि जो मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस है वो ऑपरेट्स जस्ट लाइक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम नॉन लिविंग कंट्रोल सिस्टम होता है। अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और लिविंग कंट्रोल सिस्टम सिमिलर मैकेनिज्म है। जिस तरह हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है इस मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस के, टोटल कितने कंपोनेंट है? 3 कंपोनेंट्स है। डियर स्टूडेंट, इन 3 कंपोनेंट्स को जानने के लिए हमने ये 3 पॉइंट्स समझने होंगे। अगर हम ये समझेंगे तो इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से हमें आसानी से यह मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास है ये 3 कंपोनेंट्स में रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है? रिसीव करने वाला। जिस तरह आप लोग कभी होटल पे जाते हैं तो वहां पे रिसेप्शन होती है।
पहले आप वहां जाते हैं, उससे पूछते हैं कोई कमरा खाली है, वो आपको रिसीव कर लेता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी में कि कंट्रोल सिस्टम में या फिजिकल कंट्रोल सेंटर में कोई ना कोई रिसेप्टर्स होते हैं, जिसको दूसरा नाम हम देते हैं सेंसर। क्या? सेंसर। अगर आप देखें यहां पे मैंने लिखा है रिसेप्टर्स क्या है, विच डिटेक्ट द स्टिमुलस, जो चेंज को फर्स्ट ऑफ ऑल डिटेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, चेंज का मतलब क्या है, एनी चेंज इन एक्सटर्नल या इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको सबसे पहले चेक कौन करेगा, रिसीव कौन करेगा, रिसेप्टर करेगा। जिस तरह वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, ये क्या है सारे, ये रिसेप्टर है। जब भी कोई चेंज आता है, लाइट आती है, कोई आवाज आती है, अगर लाइट आती है तो पहले रिसेप्टर्स हमारे आई होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब कोई आवाज आती है तो क्या होता है, हमारे एयर जो है, हमारे कान जो है, वो रिसीविंग करते हैं। इसी तरह स्किन टच को महसूस करते हैं। तो ये क्या है, रिसेप्टर्स है, जिसकी मदद से हम किसी चेंज को फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव करते हैं। उसके बाद ये तो सिर्फ रिसीविंग कर लेते हैं, आंखें सिर्फ देख लेती है, कान सिर्फ सुन लेते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है कंट्रोल सेंटर, जिसका दूसरा नाम है इंटीग्रेटर। जिसका दूसरा नाम क्या है, इंटीग्रेटर। कंट्रोल सेंटर का काम क्या है, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसर और रिसेप्टर। जो उसने स्टिमुलस को सबसे पहले रिसीव किया था, वो सेंसर से भेजा जाता है कहां पे, कंट्रोल सेंटर में, एंड सेंड मैसेज टू इफेक्टर। ये कंट्रोल सेंटर या इंटीग्रेटर वो मैसेज ले लेता है, किससे, सेंसर से, और फिर उसको आगे फॉरवर्ड करता है, किसको, इफेक्टर को। और इफेक्टर वो होते हैं जो रिस्पांस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कुछ देख लिया, आई एक्टिवेट हो गई। अब आई में क्या है, जो आप लोग रेटिना पढ़ते हैं, वहां पे ऑप्टिक नर्व होता है, उससे वो इमेज कहां पहुंच जाता है, ब्रेन में। इसी तरह हमने क्या किया, सुन लिया, कानों की मदद से न्यूरॉन्स होते हैं, वो ऑडिटरी न्यूरॉन्स कहलाते हैं, वो मैसेज भेज देते हैं ब्रेन को, इंटीग्रेटर को। फिर ब्रेन ने क्या करना होता है, उसी के मुताबिक रिस्पांस देना होता है। नंबर 3, इफेक्टर। अब ब्रेन से यानी इंटीग्रेटर से तो किसको ऑर्डर मिला, कमांड किसको मिला, इफेक्टर को, इन द फॉर्म ऑफ नर्व मैसेजेस। फिर ये इफेक्टर क्या करता है, प्रोड्यूसेस रिस्पांस अगेंस्ट स्टिमुलस। फिर ये इफेक्टर क्या कर लेते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं रिस्पांस, जवाब, अगेंस्ट स्टिमुलस, स्टिमुलस के खिलाफ या उस चेंज के खिलाफ या उसी के साथ। अगर आप लोग देखें, यहाँ पे हमने तो 2 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, एक है स्टिमुलस, एक है रिस्पांस। स्टिमुलस क्या है, हमारे पास स्टिमुलस, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टिमुलस। कोई भी चेंज आ जाए एनवायरनमेंट में, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं, वेरिएबल चेंज जो भी हो। सेकंड, हमने रिस्पांस पढ़ा। इस रिस्पांस की डिफिनेशन हम कुछ यूं आसान अल्फाज में करेंगे कि रिप्लाई टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पांस। अगर कोई चेंज आता है और उसके बदले में बॉडी एक रिप्लाई देती है, एक आंसर देती है, उसको हम क्या कहेंगे, रिस्पांस। फॉर एग्जाम्पल, समवन नॉक्ड एट द डोर, किसी ने दरवाजा खटखटाया, ये क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। ये किसने रिसीव किया, हमारे कान ने। कान में या ऑडिटरी न्यूरॉन्स में ब्रेन तक बात पहुंच जाती है। जब ब्रेन इसको चेक कर लेते हैं तो क्या करेगा, इफेक्टर को मैसेज भेजेगा। इफेक्टर कौन है, मसल है, ये हमारे मसल को कमांड मिलेगा। फिर मसल क्या करेगा, ये पूरे बॉडी को टुवर्ड्स द डोर लेके जाएगा और वहां पे वो दरवाजा खोलेगा और वो जिसने नॉकिंग की है उससे मिलेगा। तो ये क्या हो गया, नॉकिंग, स्टिमुलस, और आदमी का वहां जाना और दरवाजा खोलना और उस बंदे से मिलना क्या हो गया, रिस्पांस हो गया। ये सबसे आसान तरीका है किसी भी होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को समझने के लिए कि हम डेली लाइफ पे कोई हम पे आवाज लगाता है कि फलाने
तो आप उसे क्या कह लेते? जी सर, क्या बात है, यह आपका रिस्पांस है। वो आपने सुना, ब्रेन ने डिटेक्ट किया और फिर आपके मसल को कहा कि अभी इसको आंसर दे दो। तो ये हमारे पास क्या है? मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस है। अब हम दो एग्जांपल पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छी तरह समझ आ जाए ये मैकेनिज्म। एक हम पढ़ेंगे फिजिकल कंट्रोल सेंटर से। ये फर्स्ट एग्जांपल जो है ये फिजिकल कंट्रोल सिस्टम से है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। अब फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल लैब इनक्यूबेटर। लैब इनक्यूबेटर क्या है? यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेट पॉइंट पे टेम्परेचर होता है, फॉर एग्जांपल 20 डिग्री पे होता है। अचानक लैब इनक्यूबेटर में कोई स्टिमुलस आ जाए जिसकी वजह से टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम सेट पॉइंट 20 से नीचे आ गया। टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ रहा है। तो याद रखें, इस इनक्यूबेटर में एक थर्मामीटर लगा होता है जो रिसेप्टर होता है, जो रिसीव करता है इस चेंज को। जो टेम्परेचर में चेंज आया है इसको क्या कर लेता है? रिसीव कर लेता है। ये थर्मामीटर क्या करता है? डिटेक्ट द चेंज। डिटेक्ट द चेंज मींस उसने स्टिमुलस को रिसीव किया, उसको पता चला कि टेम्परेचर बिलो 20 आ रहा है, तो ये फौरन क्या करेगा? मैसेज भेजेगा टू कंट्रोल सेंटर। टू कंट्रोल सेंटर जिसको हम इंटीग्रेटर कहते हैं। और यहाँ पे कंट्रोल सेंटर कौन है? थर्मोस्टेट। क्या है? थर्मोस्टेट। अब ये कंट्रोल सेंटर को मैसेज आया, कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? इफेक्टर को मैसेज सेंड करेगा। और इफेक्टर कौन है? यहाँ पे हीटिंग कॉइल्स एक्टिवेट हो जाएगा। इट विल बी एक्टिवेटेड और ये रिस्पांस देगा। रिस्पांस क्या करेगा? ऊपर लेके जाएगा टेम्परेचर को। फॉर एग्जांपल 15 पे आया है तो ये 15 से इंक्रीज करेगा और 20 तक पहुंच जाएगा। जब 20 तक पहुंच जाएगा तो उसके बाद हीटिंग कॉइल्स क्लोज्ड हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इसी तरह हम यही एग्जांपल, अगर स्टिमुलस क्या आया, 20 से टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यही थर्मामीटर डिटेक्ट करेगा चेंज को। जब थर्मामीटर चेंज को डिटेक्ट करेगा तो कंट्रोल सेंटर को तब इफेक्टर में एक्टिवेट होगा कूलिंग, जो हमारे पास कूलिंग कॉइल्स है वो एक्टिवेट हो जाएगा। 25 पे पहुंच चुका है, जो हमारे पास कूलिंग कॉइल्स है वो ऑन हो जाएंगे और टेम्परेचर को 25 से नीचे 20 पे लेके आएगा और फिर उसके बाद कूलिंग कॉइल्स बंद हो जाएंगे। ये हमारे पास फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की एग्जांपल थी। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अब हम में आसानी होगी कि लिविंग बॉडी में हम किस तरह हम मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस की एग्जांपल किस तरह समझेंगे, वो बहुत आसान हो जाएगी। हम एग्जांपल नंबर 2 हम ह्यूमंस में पढ़ेंगे कि लिविंग बॉडी में मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस हम किस तरह मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टिमुलस आ गया, इनपुट टू सिस्टम लिविंग बॉडी में चला गया, और लिविंग बॉडी में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन उसको रिसीव करेगा? रिसेप्टर। आप लोगों को पता है कि ह्यूमन बॉडी का जो स्किन है उसमें फ्री नर्व एंडिंग्स होते हैं, वो रिसीविंग करते हैं। वो एनी चेंज को रिसीव कर सकते हैं, फॉर वो टेम्परेचर में चेंज है, फॉर वो टेम्परेचर में इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है, या जो कुछ भी होगा वो इसको डिटेक्ट करेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरो एंडिंग्स है जो रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं। अब फिर जब रिसेप्टर रिसीव करेगा उसके बाद फौरन ये मैसेज पहुंच जाएगा इंटीग्रेटर को, विच इज आल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर। और हमारे ह्यूमन बॉडी में इंटीग्रेटर कौन है? ब्रेन है। इंटीग्रेटर कौन है? ब्रेन है। जैसे ही ब्रेन को वो चेंज, वो मैसेज पहुंचेगी, ये फौरन मैसेज भेज दिया जाएगा इसके जरिए किसको? इफेक्टर को। यहां से सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए इंटीग्रेटर को पहुंच जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पे एसोसिएटिव न्यूरॉन है ब्रेन में, उसको फिर मोटर न्यूरॉन्स के जरिए किसको पहुंच जाएगा? इफेक्टर को। इफेक्टर को
ब्रेन की तरफ से ऑर्डर मिलेगा, कमांड मिलेगा कि आपने क्या करना है। मसल, हमारे पास इफेक्टर ह्यूमन बॉडी में टू टाइप है, मसल है या ग्लैंड्स है। क्या है? मसल है या ग्लैंड। मसल क्या करेंगे? मूवमेंट करेंगे। जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल आप लोगों को दी थी कि नॉकिंग एट द डोर, कोई नॉक कर रहा है तो हमारे मसल इफेक्टर जो है वो एक्टिवेट होंगे और वो बॉडी को डोर की तरफ लेके जाएंगे। अगर कोई इंटरनल मेटाबॉलिक चेंज आ रही है तो उस दौरान ग्लैंड्स क्या करेंगे? हार्मोन सिक्रीट करेंगे। क्या करेंगे? हार्मोन सिक्रीट करेंगे। तो ये क्या होगा? ये फैक्टर क्या करेगा? रिस्पांस शो करेगा। क्या करेगा? रिस्पांस। और ये क्या है? सिस्टम आउटपुट है। ये क्या है? सिस्टम आउटपुट। इनपुट टू सिस्टम स्टिमुलस और सिस्टम ने आउटपुट में क्या दिया? रिस्पांस शो किया। उस स्टिमुलस को क्या किया? आंसर किया। अब यहां पे हम इसकी फॉर एग्जांपल स्टिमुलस आ गया। स्टिमुलस किसने रिसीव किया? रिसेप्टर ने। रिसेप्टर ने इसको कहां भेजा? कंट्रोल सेंटर। और हमारा कंट्रोल सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस किसको मैसेज देगा? इफेक्टर को। इफेक्टर फॉर एग्जांपल टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बढ़ चुका है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि हमारे ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 है और ये 37 से ऊपर हो चुका है। तब ये स्टिमुलस की वजह से हाइपोथैलेमस इफेक्टर को कहेगा कि आप कूलिंग स्टार्ट करें, फॉर कूलिंग। और कूलिंग के लिए हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या है? स्वेट ग्लैंड्स है, जो स्वेटिंग या परस्पायरेशन जिसको हम कहते हैं, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा। जब पसीना आपसे निकलेगा तब आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी और आपकी जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गई थी वो आराम आराम से नॉर्मल 37 की तरफ आएगी। ये बात बेटा याद रखें कि ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, या अगर आप फ़ारेनहाइट में इसको लिखना चाहते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अंडरस्टैंड? ये याद रखें। तब स्वेट ग्लैंड क्या करेगा? स्वेटिंग स्टार्ट करेगा, परस्पायरेशन स्टार्ट करेगा। जब हमारे बॉडी से स्वेटिंग पसीना शुरू हो जाएगी तो हमारी बॉडी फौरन कूल डाउन हो जाएगी और हमारा टेम्परेचर 37 की तरफ आ जाएगा आराम आराम से। अब नेक्स्ट, अगर ये स्टिमुलस क्या है? बॉडी टेम्परेचर नीचे आ रही है, फिर क्या होगा? फिर हीटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हम ह्यूमंस को हर वो मैकेनिज्म सिस्टम दिया है जिसकी वजह से हम अगर गर्मी लगती है तो बॉडी को ठंड महसूस हो जाती है, कुछ देर बाद जो सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। और अगर बॉडी को ठंड लग रही है तो अल्लाह ताला ने ऐसे सिस्टम भी दिया है जिसकी वजह से हमारे बॉडी को फौरन गर्माइश महसूस होती है। अब यहाँ पे हीटिंग सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो कौन करेगा? मसल करेगा। आप लोगों ने देखा है जब सुबह सर्दी में आप बाहर निकलते तो सख्त आपको सर्दी लगती है, तो उसकी वजह से आपके बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाती है? शेवरिंग स्टार्ट हो जाती है। बंदा कामना शुरू कर, वो कामना क्या होता है? ये मसल्स भी कामना शुरू कर देते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि बॉडी जब मसल स्टार्ट हो जाते हैं मूवमेंट तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और आपकी बॉडी फौरन क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो ये मसल क्या करेंगे? ये मसल उस बॉडी टेम्परेचर को जो कम हो गया था उसको नॉर्मल की तरफ लेके जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? रिवर्स द चेंज टू सेट पॉइंट। अगर कूलिंग एक्टिवेट होता है या हीटिंग, ये क्या करेगा? जो नॉर्मल से अबाव हो गया था, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 और अगर ये इंक्रीज हो गया था तो इसको डिक्रीज कर लेगा, और अगर ये डिक्रीज हो चुका था तो इसको ये इंक्रीज करेगा और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हमारे बॉडी में कोई चेंज आती है तो उस चेंज को बॉडी इटसेल्फ एक रिस्पांस देती है और वो रिस्पांस हमारे पास क्या होता है? फीडबैक होता है। कोई भी चेंज आता है, बॉडी उसको रिस्पांस देता है और उस रिस्पांस को हम क्या कहते हैं? फीडबैक कहते हैं।
क्या कहते हैं? फीडबैक। अगर ये फीडबैक का सिस्टम न होता तो जो भी चेंज आता हम उसको कोई जवाब न दे पाते। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म असल में जो स्टिमुलस को बॉडी रिस्पांस देता है वो हमारे पास क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म में हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे, 2 टाइप से, लेकिन एक हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक भी उसके साथ हम स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे इसके एग्जांपल भी हम समझ सके। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जिस तरह नाम से जाहिर है, नेगेटिव फीडबैक, कोई चेंज आ गया, कोई स्टिमुलस आ गया बॉडी को, अब बॉडी उसको रिस्पांस देना चाहती है, कोई सिस्टम उसको रिस्पांस देना चाहती है, तो उस स्टिमुलस के अगेंस्ट जब वो रिस्पांस हो जाए, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो बॉडी रिस्पांस करे और उस टेम्परेचर को डिक्रीज करे, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव फीडबैक हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव फीडबैक हो गया। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये याद रखें कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मैक्सिमम होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में और पॉजिटिव फीडबैक रेयर होती है। इस वजह से ये हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक भी है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमारे निजाम को ज्यादातर नेगेटिव फीडबैक के जरिए ही कंट्रोल किया हुआ है। हमारे बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, हार्मोन सिक्रीशन होते हैं, वो सारे के सारे मोस्टली नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है एग्जांपल कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ये बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। कंजर्वेशन ऑफ वाटर किस तरह होती है? अब हम इसको इस पे अप्लाई करते हैं। इसी में कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ह्यूमन बॉडी में वाटर की कमी आ गई, ह्यूमन बॉडी में वाटर की कमी आ गई, तो ये एक चेंज है। तब स्टिमुलस क्या है? डिफिशियंसी ऑफ वाटर टू ह्यूमन बॉडी रिसीव कर लेता है और ये मैसेज भेजा जाता है किसको? ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है? फौरन मैसेज दे देता है कि जो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे एक हार्मोन स्टोर होता है जिसका नाम है क्या? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका मीनिंग क्या है? अगेंस्ट यूरिनेशन। ये ADH हार्मोन क्या कर लेता है? टुवर्ड्स किडनी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में किडनी यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे तफसील से इस पे बात होगी। लेकिन अभी ये याद रखें कि किडनी के जो कलेक्टिंग डक्ट्स है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये इम्परमिएबल होते हैं वाटर के लिए, लेकिन ADH वहां पे पहुंच के उसको क्या बना लेते हैं? परमिएबल बना लेते हैं। वहां पे वाटर चैनल्स ओपन कर लेते हैं। जब वाटर चैनल्स ओपन हो जाते हैं तो यूरिन में जितना भी वाटर होता है वो रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। और जब रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है तो क्या हो जाता है? हमारे बॉडी में वाटर की मिकदार नॉर्मल पे आ जाती है। वाटर की कमी थी, वाटर की मिकदार नॉर्मल पे आ गई, तो ADH क्या हुआ? जब नॉर्मल पे पहुंच गया फिर मैसेज भेज दिया गया और ब्रेन ऑर्डर दे देता है कि आप ADH सिक्रीशन स्टॉप करो। फौरन स्टॉप हो जाएगा और आपकी बॉडी में नॉर्मल वाटर मिकदार रेगुलेट हो जाएगा। अब ये ADH क्या करेगा? कंसंट्रेटेड यूरिन इसकी वजह से किडनी बनाएगा। कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब क्या है? वो यूरिन जिसमें वाटर की मिकदार कम हो और सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा हो। क्यों? अब अगर आप दूसरे बेस पे देख ले, अगर आपके बॉडी में वाटर की ज्यादती है, वाटर की ज्यादती की वजह से आपकी बॉडी में कौन सा यूरिन बनेगा? डाइल्यूट यूरिन, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर आप बॉडी से क्या करना चाहते हैं? डिस्चार्ज करना चाहते हैं ताकि वो खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ पे चूंकि वाटर की कमी थी तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन ये भी याद रखें कि ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज नहीं करता, ये वो सिंथेसाइज नहीं करता। यही MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड
बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उसमें आपको एडीएच दिया होता है, आप फौरन इसको टिक कर लेते। नहीं, एडीएच असल में हाइपोथैलेमस बनाता है, फिर हाइपोथैलेमस इसको या डायरेक्ट भी भेज सकता है और स्टोर करने के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में भेज देता है। ऑक्सीटोसिन भी और एडीएच भी, ये दोनों यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव फीडबैक। सेकंड पे जाते हैं, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये रेयर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। अब पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो चेंज आया है उसी के डायरेक्शन में बॉडी रिस्पांस देता है, अगेंस्ट नहीं जाता है। इसमें जो रिस्पांस देता है वो इसी चेंज के डायरेक्शन में होता है, इस वजह से इसको पॉजिटिव फीडबैक। यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ याद रखें, जब लेबर पेन होता है, लेबर पेन, लेबर पेन कहते हैं जब बच्चे की डिलीवरी होती है, तो इस दौरान बच्चा यूट्रस में होता है। यूट्रस से उसका जो हेड होता है वो सर्विक्स के साथ क्या होती है, सर्विक्स के साथ टचिंग करती है, जिसकी वजह से वो मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अब उस मसल कंट्रैक्शन की वजह से वहां पे न्यूरॉन्स होते हैं, ये मैसेज जब ब्रेन को पहुंचता है तो ब्रेन उसके रिजल्ट में रिस्पांस में ऑक्सीटोसिन भेज देता है। कौन सा हार्मोन भेज देता है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की लफ्जी मानी है चाइल्ड बर्थ, ऑक्सीटोसिन से निकला हुआ है और इसकी लफ्जी मानी है चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश। तो ये मसल्स आराम से कंट्रैक्शन की वजह से मैसेज भेजा जाता है ब्रेन को और वो ऑक्सीटोसिन भेज, जैसे ही ऑक्सीटोसिन आ जाता है, ये जो मायोमीट्रियम है यूट्रस का, जो मस्कुलर है, वो कंट्रैक्शन और भी स्पीड अप कर लेता है। अगर ये नेगेटिव होता तो ये कंट्रैक्शन को स्टॉप कर देता, लेकिन ये कंट्रैक्शन को और भी बढ़ा देता है और इसका फायदा फिर क्या हो जाता है, बच्चा इजीली बाहर निकल आता है। जितना कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तेज होगा उतना ही जल्दी ये बेबी इजीली आउट हो जाएगा। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव फीडबैक हो गया कि वो मजीद उस कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है। जितना ज्यादा आएगा ऑक्सीटोसिन उतना ही कंट्रैक्शन बढ़ेगा और बेबी इजीली बाहर आएगा। नंबर थर्ड वन है हमारे पास हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये रेयर है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक कभी कभी हार्मफुल भी हो जाता है। इसकी मैंने एक एग्जांपल लिखी है, CO2 रिसेप्टर्स ब्रीथिंग। नॉर्मली CO2 रिसेप्टर्स भी है जिसकी वजह से हम ब्रीथिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक इंसान है, वो एक पोल्यूटेड एरिया में खड़ा है, या आप किसी बस स्टैंड पे खड़े हैं जिसपे बहुत सी गाड़ियां, रिक्शा एक्सेट्रा मूवमेंट कर रही है, तो वहां का माहौल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ज्यादा होगा। आप इनहेलेशन करेंगे, उस इनहेलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के बदले में ज्यादा अंदर जाएगी। जब अंदर ज्यादा हो जाएगी तो इसकी वजह क्या होगी, फौरन मेडुला ऑब्लांगेटा एक्टिवेट हो जाएगी, क्योंकि वो ब्रीथिंग सेंटर है, वो उससे मैसेज मिलेगा कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादती है। तो आप क्या करेगा, ब्रीथिंग सेंटर फौरन इंटरकोस्टल मसल्स को, डायफ्राम मसल्स को कहेगा कि जल्दी जल्दी इनहेलेशन स्टार्ट करो, इंस्पायरेशन स्टार्ट करो, ताकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की क्या आ जाए, नॉर्मल वाफर मिकदार आ जाए। तो आपकी इंस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है, आप मजीद इंस्पायरेशन, और वहां पे तो सारा माहौल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। आप यो करेंगे, तो ये क्या है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज्यादा होने की वजह से आप इंस्पायरेशन और भी बढ़ा रहे हैं, जिसका नुकसान क्या होगा, आखिर में आपकी बॉडी पे कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा हो जाएगा कि आपकी डेथ भी हो सकती है और आपको सीवियर अटैक्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा फीवर की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से अबव हो जाए तो वहां पे जो आपके केमिकल जो एंजाइम्स है, जो केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, उसकी क्या हो जाती है, 3D स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाती है, जिसकी वजह से ह्यूमंस की डेथ हो सकती है। तो ये सारे क्या है, हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्टिव
टॉपिक से वो हमने डिस्कस किया, होम्योस्टेसिस की डिफिनीशन की। होम्योस्टेसिस के बाद डिफिनीशन के बाद हमने एनवायरनमेंट का जिक्र किया कि वी हैव टू टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। इंटरनल एनवायरनमेंट वो है जिसमें हमारे बॉडी टिश्यू मौजूद है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनसाइड बॉडी, इनसाइड ब्लड, इनसाइड सेल जो एनवायरनमेंट होता है उसको इंटरनल एनवायरनमेंट। और ये बात भी ना बोले कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अफेक्ट इंटरनल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल गर्मी हो रही है, हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गर्मी है तो यह हमारे बॉडी को भी अफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं रिस्पांस में, हम स्वेटिंग स्टार्ट कर लेते हैं, हम क्या करते हैं कॉटन कपड़े पहनते हैं, हम क्या करते हैं कमरों में एसी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या है थर्मो रेगुलेटर, हम टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। क्योंकि हमारा एक सेट पॉइंट है 37, अगर उससे डिक्रीज या इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होगी, नॉर्मल मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। तो इस वजह से हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के इफेक्ट से बचने के लिए अपने अंदर जो कंट्रोल सिस्टम है उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस में हमने 3 कंपोनेंट्स पढ़े। नंबर फर्स्ट रिसेप्टर, जिसको हम सेंसर भी कहते हैं, जो रिसीव करता है किसको, स्टिमुलस को, मैसेजेस को, वेरिएबल को, जो चेंज होता है। फिर हमने उसके बाद इंटीग्रेटर या कंट्रोल सेंटर पढ़ा, जो ब्रेन होता है, या जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में होता है वो थर्मोस्टेट होता है। थर्ड हमने पढ़ा इफेक्टर। इफेक्टर क्या है, जो रिस्पांस शो करता है ह्यूमन बॉडी में क्या है, ग्लैंड्स है और मसल है। ग्लैंड सिक्रेटरी बॉडीज को कहते हैं, हार्मोन सिक्रेशन करते हैं, और जो हमारे पास एक ग्लैंड है और दूसरे मसल है वो मूवमेंट शो करते हैं। और अगर फिजिकल कंट्रोल सेंटर में देखें तो इफेक्टर या हीटिंग कॉइल्स होते हैं या कूलिंग कॉइल्स होते हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा क्या ह्यूमंस में एग्जाम्पल, और साथ में फिजिकल कंट्रोल सेंटर में इनक्यूबेटर की एग्जाम्पल पढ़ी। फिर उसके बाद हमने ह्यूमन में पढ़ा, हाइपोथैलेमस का जिक्र हुआ, टेम्परेचर का जिक्र हुआ, और इसमें फिर हमने फीडबैक मैकेनिज्म को भी पढ़ा। और फीडबैक मैकेनिज्म में एग्जाम्पल पढ़े। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ वाटर का, दूसरा हमने पढ़ा चाइल्ड बर्थ का, जहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम करता है। यहाँ पे ये याद रखे बेटा कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन। अगर एमसीक्यूज आ जाए एडीएच इज सिक्रेटेड बाय, तो उसमें आ जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और साथ में नंबर थर्ड पे हाइपोथैलेमस वाला। तो याद रखे स्टोरेज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होती है, सिंथेसिस हाइपोथैलेमस में होती है। ये याद रखें, हाइपोथैलेमस सिंथेसाइज करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इन दोनों को स्टोर करता है। हाँ, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने हार्मोन सिंथेसाइज करता है। और उसके बाद हमने पॉजिटिव फीडबैक पढ़ा, और लास्ट में हमने हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक पढ़ा, जिसमें हमने CO2 की एग्जांपल दी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, किस तरह है, फ्रेश वाटर एनिमल्स में किस तरह है, मेरीन वाटर में किस तरह है, और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में या ह्यूमन में किस तरह है। ऑस्मो रेगुलेशन हमेशा याद रखें कि ये वाटर और सॉल्यूट कंसेंट्रेशन को मेंटेन करता है। हम 3 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, एक ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो कल लेक्चर में हम ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।